बाबा साहेब न्याय के जादूगर की महागाथा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बालक से जिसका जन्म तो साधारण था पर नियति असाधारण थी। 14 अप्रैल 1891 को महो की धरती पर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। उनका बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था, यह था अपमान और अलगाव का एक अनथीन सिलसिला। स्कूल उनके लिए ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि एक कठोर कारागार था। उन्हें कक्षा के भीतर बैठने की अनुमति नहीं थी, वे हमेशा बाहर कोने में बैठते थे। उनके सहपाठी उनसे दूर रहते थे और यदि वे गलती से किसी चीज को छू लेते तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें भीषण तिरस्कार झेलना पड़ता था। स्कूल का चपरासी ऊंचाई से पानी डालता और चपरासी की अनुपस्थिति में उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता, एक भयानक नियम, नो पियोन नो वाटर। यह घटनाएं उनके बाल मन में गहरे घाव करती गईं, पर इन घावों ने उन्हें तोड़ नहीं दिया बल्कि एक जादुई संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस सदियों पुराने अन्याय के अंधकार को चीरने का एक ही रास्ता है, ज्ञान का प्रकाश। भीमराव की शिक्षा की भूख साधारण नहीं थी, यह एक चमत्कारिक जुनून था। गरीबी इतनी थी कि किताबों पर मोमबत्ती का भी खर्चा उठाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अंधेरे में भी पढ़ना नहीं छोड़ा। उनके पिता रामजी सकपाल ने उन्हें निरंतर प्रेरित किया। उनकी असाधारण मेधा, इंटेलिजेंस को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की और यहाँ से भीम के जीवन में एक महान मोड़ आया। वह अकेले भारत से दूर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। जिस बालक को अपनी ही धरती पर अछूत माना जाता था, उसने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की गहरी पढ़ाई की। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टरेट, पीएचडी और D.Sc. की उपाधियां प्राप्त की, एक ऐसा शैक्षणिक चमत्कार जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए दुर्लभ था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मस्तिष्क की शक्ति जाति या जन्म से सीमित नहीं होती। भीमराव अब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर बन चुके थे, ज्ञान की तलवार चलाने वाला एक अदम्य योद्धा। उनकी वापसी किसी विजय से कम नहीं थी। इस भाग में बस इतना ही। थैंक यू। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर जब भारत लौटे तो उन्हें लगा कि उनकी डिग्रियां, उनकी विद्वता समाज में सम्मान दिलाएगी, पर यह उनका भ्रम निकला। बड़ौदा रियासत में नौकरी के दौरान भी उन्हें वही अपमान झेलना पड़ा। उनके कार्यालय के कर्मचारी भी उनसे दूरी बनाते थे और उनके पानी पीने के लिए वही पुरानी व्यवस्था थी। उन्हें किराए पर कमरा तक नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें एक पारसी सराय में छिपकर रहना पड़ा। इस कटु अनुभव ने उन्हें समझा दिया कि व्यक्तिगत सफलता समाज के जातिगत जादू को नहीं तोड़ सकती। अब उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों के उद्धार के लिए करने का संकल्प लिया। उन्होंने मूकनायक, मूक लोगों का नेता और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार शुरू किए जो सदियों से मौन रखे गए लोगों की आवाज बन गए। यह उनकी पत्रकारिता का राजनीतिक जादू था जिसने सोई हुई जनता को जगाना शुरू किया। उनके संघर्ष का सबसे विस्फोटक क्षण 1927 में आया, जब उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह एक साधारण तालाब नहीं था, यह सदियों पुराने अन्याय का प्रतीक था। हजारों लोगों के साथ भीमराव ने उस तालाब की ओर कूच किया जिसे अछूतों के लिए अपवित्र माना जाता था। जब उन्होंने खुद उस तालाब से पानी पिया तो यह सिर्फ एक घूंट पानी नहीं था, यह करोड़ों अछूतों के आत्मसम्मान की पहली घूंट थी। यह एक अभूतपूर्व सामाजिक चमत्कार था। सदियों से स्थापित रूढ़िवादी शक्तियों ने इसका विरोध किया और तालाब को गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्ध किया, पर आम्बेडकर ने जो क्रांति की लहर पैदा की
उसे वे शुद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि दलितों की समस्या भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। 1932 में महात्मा गांधी के साथ हुए पूना पैक्ट में उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लिया, लेकिन उन्हें विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दिलवाने में सफल रहे। यह समझौता एक राजनीतिक रस्साकशी का जादू था, जिसने दलितों को देश की मुख्यधारा की राजनीति में भागीदारी का अधिकार दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के मजदूर वर्ग के लिए भी अद्भुत काम किया। उनका हर कार्य यह साबित करता रहा कि उनका जीवन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के उत्थान का दैवीय मिशन था। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को वह जिम्मेदारी मिली जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नीति का सबसे बड़ा चमत्कार था। जिस बालक को स्कूल में अछूत कहकर दूर रखा गया, उसी बालक को देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब लिखने का मौका मिला। अगले 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक उन्होंने रात दिन काम किया। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन किया और भारत की विविधता और गहरी सामाजिक असमानता को समझते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो हर नागरिक को समान मानता है। भारतीय संविधान की आत्मा में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उनके द्वारा लिखे गए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, छुआछूत को हमेशा के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। यह सदियों पुराने सामाजिक रोग पर कानूनी जादू की तरह था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कठोर संघर्ष किया और हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसने महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। जब संसद में इस बिल पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने नैतिकता और सिद्धांतों के लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए पद से बढ़कर समाज का कल्याण था। डॉक्टर आम्बेडकर को यह देखकर गहरा दुख हुआ कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद समाज में जातिवाद का जहर कम नहीं हो रहा है। अंततः 1956 में उन्होंने उस धर्म को त्यागने का अंतिम और सबसे बड़ा जादुई फैसला लिया, जिसने उन्हें जन्म से ही अपमान दिया था। नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनकी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई थी, जिन्हें समाज ने सदियों से दबा रखा था। उनका यह कदम एक धर्म परिवर्तन से कहीं अधिक था। यह सामाजिक क्रांति का बिगुल था। 6 दिसंबर 1956 को इस महान न्याय के जादूगर ने अपनी अंतिम सांस ली। आम्बेडकर का जीवन एक ऐसी असाधारण गाथा है जो हमें सिखाती है कि यदि आपके पास ज्ञान की शक्ति और न्याय का संकल्प हो, तो आप सदियों पुरानी सामाजिक जंजीरों को भी तोड़ सकते हैं।